हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, द मिडिल ईस्ट का न्यू ऑर्डर। पूरे मिडिल ईस्ट में कोई ना कोई मुद्दा है, कहीं कहीं सरकार परिवर्तन है या कहीं विरोध और युद्ध हैं। ये रीजन हमेशा से दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन आजकल बहुत बदलाव हो रहे हैं। इसराइल और पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट, ईरान और यूएसए की राइवलरी और सऊदी अरेबिया के नए अलायंसेस, ये सब इश्यूज मिडिल ईस्ट को शेप कर रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये सब बदलाव क्यों हो रहे हैं और ये इंडिया और दुनिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के Israeli combat aircraft launched missile strikes on military. חנוכה. אנחנו चैप्टर 1, इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। यह संघर्ष 1948 में शुरू हुआ था, जब इसराइल का गठन हुआ और हजारों पैलेस्टीनियंस को अपना घर और जमीन छोड़नी पड़ी। तब से दोनों पक्ष अपनी जमीन और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए पहले इसराइल के नक्शे को समझते हैं और इसके संघर्ष क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। यह है इसराइल का नक्शा, एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश इसराइल। यहाँ है गोलान हाइट्स। इसे 1967 के युद्ध के दौरान इसराइल ने कब्जे में लिया। यहाँ है वेस्ट बैंक, जिसमें फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, और यह है गाजा पट्टी, जो आज के समय में इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। अब बात करते हैं हाल की घटनाओं की। 7 अक्टूबर 2023 को एक बड़े हमले में सैकड़ों निर्दोष इसराइलीज मारे गए। इसके जवाब में इसराइल ने गाजा पर जबरदस्त सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इसराइल ने कहा है कि उनका मुख्य लक्ष्य हमास को पूरी तरह से खत्म करना है, लेकिन इस संघर्ष ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया है। इसराइल पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसके हमलों से बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हो रही है। वहीं हमास की रणनीति और हमलों को भी दुनिया भर में आलोचना का सामना करना पड़ा है। अल-अक्सा मोस्क, जिसे हरम अल शरीफ भी कहा जाता है, जेरूसलम में स्थित है। यह स्थल इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म तीनों के लिए बेहद पवित्र है। इसराइल इसे टेम्पल माउंट कहता है और इसे यहूदी धर्म के इतिहास से जोड़ता है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लिए यह उनका तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यही वजह है कि जब भी इस क्षेत्र में कोई विवाद होता है, ये स्थल हमेशा तनाव का केंद्र बन जाता है। ये संघर्ष सिर्फ इसराइल और पैलेस्टाइन तक सीमित नहीं है। यूएसए, जो इसराइल का बड़ा समर्थक है, इस संघर्ष में गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब जैसे देश फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। इस संघर्ष ने पूरी दुनिया में धर्म, राजनीति और मानवाधिकारों पर बहस छेड़ दी है। आज की स्थिति, इस समय स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। हर दिन नई घटनाएं हो रही हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अगर शांति की कोशिशें नहीं की गई तो यह संघर्ष और भी गहरा हो सकता है। चैप्टर 2, ईरान और यूएसए, द मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट। अब बात करते हैं ईरान और यूएसए के बीच उस हालिया टकराव की जिसने पूरे क्षेत्र को युद्ध की कगार पर ला दिया। कि हमले में ईरान टॉप कमांडर की मौत हुई है। ईरान के बीच बढ़ती Story now, the Iranian missile attack on जनरल कासिम सुलेमानी की मौत ईरान के कुदस जंग के दौराहे पर है। रॉकेट से हमला किया। अमेरिकी हमले में अमेरिका ने दूतावास में हमले का बदला लिया है। अमेरिका ने मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत ईरान के कुदस। जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या एक बड़ा मोड़ 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने बागदाद एयरपोर्ट पर एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। सुलेमानी ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य नेता और उसकी रेवोल्यूशनरी गार्ड की क्वाड्स फोर्स के प्रमुख थे। उनकी भूमिका मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को नियंत्रित करने और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने में बेहद अहम थी। अमेरिका का कहना था सुलेमानी अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों पर हमलों की साजिश रच रहे थे, लेकिन इस हमले ने ईरान को उकसाया और एक खतरनाक एस्केलेशन शुरू हो गई। ईरान का जवाब मिसाइल स्ट्राइक्स सुलेमानी की हत्या के तुरंत बाद
8 जनवरी 2020 को ईरान ने इराक में स्थित आइन अल असद और अरबिल के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने इसे ऑपरेशन मार्टिर सोलेमानी नाम दिया। इन हमलों में कोई अमेरिकी सैनिक मारा नहीं गया, लेकिन दर्जनों घायल हुए और यह यूएसए के लिए एक कड़ा संदेश था। प्रॉक्सीज़ के जरिए बदला ईरान ने सीधे टकराव के बजाय अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बनाना शुरू किया। इराक, ईरान बैक्ड मिलिशियाज जैसे कताईब हिजबुल्लाह ने कई बार अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले किए। येमेन, हौथी रेबल्स जो ईरान के समर्थन से लड़ रहे हैं, उन्होंने यूएस एलाइड सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए। सीरिया और लेबनान, ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाने के लिए अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाया। इजराइल पर मिसाइल हमले हाल ही में हमास और अन्य ईरान बैक्ड ग्रुप्स ने इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले किए। माना जाता है कि ईरान ने इन हमलों में इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया है। यह हमला मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक नए मोर्चे को खोलने जैसा था। ईरान ने इन हमलों को अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को मजबूत करने का हिस्सा बताया, जबकि यूएसए और इजराइल ने इसे सीधा उकसावा माना। आज की स्थिति ईरान और यूएसए के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। गल्फ रीजन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स पर ईरान ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। यूएसए ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस गल्फ में काफ़ी बढ़ा दी है। क्या आगे होगा? ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इनडायरेक्ट अटैक्स जारी रखेगा। यूएसए और उसके अलीज ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस और रीजनल एक्सपेंशन को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह साफ है कि यह टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। चौथी कैपिटल, सीरिया की गिरावट। अब बात करते हैं सीरिया की, एक ऐसा देश जो कभी मिडिल ईस्ट का पावर हाउस था, लेकिन आज तबाही और संघर्ष की कहानी बन चुका है। 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान लोग लोकतंत्र और आज़ादी की मांग कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति बशर अल असद ने इन विरोध प्रदर्शनों को फोर्स के साथ दबा दिया। जल्द ही ये प्रदर्शन एक बड़े सिविल वॉर में बदल गए। ये लड़ाई सिर्फ लोकल नहीं रही, यह बन गया प्रॉक्सी वॉर, जहां बड़ी शक्तियां अपनी ताकत आजमाने लगी। रूस और ईरान ने असद का साथ दिया। रूस ने एयर स्ट्राइक्स की, ईरान ने अपने मिलिशिया जैसे हिजबुल्लाह को भेजा। दूसरी तरफ अमेरिका और तुर्की ने विपक्षी ग्रुप्स और कुर्दिश फोर्सेस को सपोर्ट किया। लेकिन इतने सालों के संघर्ष के बाद बशर अल असद की सरकार गिर चुकी है। असद देश छोड़कर भाग गए हैं और अब सीरिया का नियंत्रण विद्रोही गुटों के हाथों में है। इस संघर्ष के बीच 2014 में ISIS का उदय हुआ। ISIS ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी इस्लामिक स्टेट बनाने का दावा किया। रक्का उनकी राजधानी बन गई। अमेरिका और उसके साथियों ने ISIS के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स शुरू की, लेकिन इससे सीरिया के हालात और खराब हो गए। आज सीरिया में असद की सरकार गिरने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों पर विभिन्न विद्रोही गुटों का कब्जा है। नॉर्दर्न सीरिया में तुर्की और कुर्दिश ग्रुप्स के बीच संघर्ष जारी है और ISIS के छोटे छोटे सेल्स अब भी एक्टिव हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रिफ्यूजी बन गए हैं। शहर जैसे अलेप्पो और रक्का अब खंडहर बन चुके हैं। सीरिया का संघर्ष यह सिखाता है कि जब एक देश का संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में बदल जाए तो सिर्फ तबाही ही होती है। चैप्टर 5, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया के लिए ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है। 1, ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया अपने ऑयल का 60% मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर ये रीजन अनस्टेबल हो जाता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो सकता है। 2, सिक्योरिटी एंड डिफेंस। जब यूएसए अपनी प्रेजेंस रिड्यूस कर रहा है और ईरान अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो इंडिया को अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स को समझना ज़रूरी है। इजराइल और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और ये रिलेशनशिप्स और भी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। 3, इंडियन डियास्पोरा। इंडिया के लाखों लोग गल्फ कंट्रीज
खासकर सऊदी अरब और यूएई में काम कर रहे हैं। अगर वहां तनाव बढ़ जाते हैं तो भारत के लाखों कामगारों को सीधे इफेक्ट हो सकता है। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। तो आज हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में बहुत बदलाव हो रहे हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट, ईरान और यूएसए की राइवलरी और सऊदी अरेबिया के नए अलायंसेस दुनिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सब समझना ज़रूरी है। इंडिया के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑयल प्राइसेस, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को देखते हुए हमें अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। आपके हिसाब से इंडिया को मिडिल ईस्ट में किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।